जय हिंद फ्रेंड्स। नवदृष्टि चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बादल राग कविता लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और इस कविता की पूरी व्याख्या को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। देखेंगे कि निराला जी ने इस कविता में किस ओर उन्होंने संकेत किया है। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो बादल राग है ये भाग 6 है, भाग 6 है, ठीक है। और निराला जी इस कविता में किसान की दयनीय दशा को एकदम ही सजीव, जैसे कि आंखों देख रहे हैं इस तरह से सजीव चित्रण इस कविता में उन्होंने किया है और बादल को एक क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इस कविता में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो बहुत ही कठिन है, उसके अर्थ जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शब्दार्थ को रख करके उस पर बात करना थोड़ा समय व्यर्थ होगा, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में जो है कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए होंगे। तो चलिए इस कविता को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनकी पहली पंक्ति है, तिलती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निरय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से घन, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, ऊर्म पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। चलिए इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो इस पंक्ति में यहाँ पर कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते हो जैसे कि सागर पर कोई नाव तैर रही हो, और ठीक उसी प्रकार मंडराते हो जैसे कि अस्थिर सुख के ऊपर दुख की छाया मंडराती है। बादल जो संसार के जले हुए हृदय पर माया के रूप में स्थिर रहती है, प्रलय रूपी माया के रूप में स्थित रहती है, और बादलों के युद्ध वाली नौका जो है, नौका पर आदमी की इच्छाएं भरी रहती है। कवि कहते हैं कि हे बादल, तेरी भयंकर गर्जना से जो है धरती की गोद में सोए अंकुर, यानी कि अंकुर का अर्थ होता है नन्हा सा पौधा, बीज में से निकला हुआ नन्हा सा पौधा, वो क्या होते हैं, सुप्त यानी कि जाग जाते हैं, सोए थे वो जाग गए, अर्थात कमजोर व्यक्ति भी जो है संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हे बादल, ये नन्हे पौधे नए जीवन की आशा से सिर उठा करके तुम्हें ताक रहे हैं, अर्थात शोषितों के मन में जो है अपने उद्धार की आशा फूट पड़ी है। चलिए अब दूसरी पंक्ति को देखते हैं। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनीपात से सहित उन्नत सतसत वीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। यानी इस पंक्ति में कवि क्या कहते हैं कि इसमें कहते हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गरजते हो और भयंकर बारिश करते हो, और तुम्हारी इसी भयंकर गरजने की आवाज़ से संसार के सभी लोग अपना हृदय थाम लेते हैं, अर्थात भयभीत हो जाते हैं। वो बिजली के गिरने के कारण आकाश को जो ऊंचाइयों को छू लेने की इच्छा रखने वाले पर्वत जो हैं वो तुम्हारे इस प्रहार से घायल हो जाते हैं, जैसे कि युद्ध भूमि में प्रहार के कारण बड़े से बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। चलिए अब हम इनकी तीसरी पंक्ति को देखते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। कवि कहता है कि क्रांति का प्रभाव क्रांति का प्रभाव बड़े लोग और पूंजीपतियों पर पड़ता है, और वही छोटे पौधे क्या होते हैं, हंसते रहते हैं। वर्षा आने पर छोटे छोटे पौधे हरे भरे हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है शोषित वर्ग भी प्रसन्न हो जाता है कि क्रांति के बाद शोषण करने वाले पूंजीपति, उनका अंत अब निश्चय ही होने वाला है, उनका अंत होने वाला है। चौथी पंक्ति को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता, जल विप्लव प्लावन, शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है सरसव का सुकुमार शरीर, रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी व्रज गर्जन से बादल,
त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। यानी कि कवि कहता है कि पूंजीपतियों के जो ये ऊंचे ऊंचे भवन है वो भवन नहीं बल्कि गरीबों को भयभीत करने वाला भवन है, गरीबों का शोषण करने वाला ये भवन है। और जब भी वर्षा होती है तो कीचड़ से भरी धरती को ही यह डुबोती है। और यही जल जब कमल के पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह अधिक प्रसन्न हो उठता है। प्रलय से केवल पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है, जबकि निम्न वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो कोमल होते हैं और संकट के समय में भी हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं। और जो पूंजीपति लोग हैं उनकी आर्थिक साधनों, यानी कि पूंजीपति लोग जो है, जो गरीब लोगों की जो आर्थिक साधनों जो है उनके, जो उन सभी पर वह कब्जा किए हुए हैं। और धन इकट्ठा करने की इच्छा उनकी अभी भी पूरी नहीं हुई है, खत्म हुई ही नहीं है। इतना धन होने के बाद भी उन्हें शांति नहीं है। वे अपने प्रेमिकाओं से जो है लिपटे हुए हैं और बादल के गरजने की आवाज़ को सुनकर के वह कांप रहे हैं और मुंह को ढापे यानी ढके हुए हैं। चलिए अब 5वीं पंक्ति की ओर। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हार मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। यानी कि इस पंक्ति में कवि कहते हैं, हे क्रांतिकारी बादल, शोषण के कारण किसान जो है शक्तिहीन हो गया है और उसका शरीर कमज़ोर हो गया है। वह शोषण को जो है ख़त्म करने के लिए तुझे बुला रहा है। शोषण करने वालों ने जो है उसकी शक्ति को छीन लिया है और उसका सारा शरीर को चूस लिया है, केवल अब उसकी हड्डियां मात्र ही रह गई है। हे बादल दाता, हे जीवन दाता, तुम बरस करके किसानों की गरीबी को दूर करो और क्रांति करके शोषण समाप्त करो। इस पूरी कविता को अच्छी तरीके से समझने पर 2 ऐसे पॉइंट हैं जो विशेष करके जो है हाईलाइट होते हैं, सामने आते हैं। एक, पहला यहाँ पर किसानों की जो है दयनीय अवस्था का यहाँ पर सजीव चित्रण करते हैं निराला जी, और दूसरा बादल को एक क्रांतिकारी के रूप में जो है प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर। और इस कविता में जितने भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से सारे जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं वो आप लिख लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए। ये आपको आगे चल करके भी काम आएंगे, आपको कविता अच्छी तरीके से समझने में काम आएंगी। और अब तक जितने भी क्लासेस हुए हैं उन सभी का PDF नोट्स जो है आपको बहुत जल्दी ही मिलने वाली है। तो इसी तरह आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें, कविताओं को अच्छी तरीके से देखें और समझें, और नोट्स जो है उन्हें बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने के लिए कोशिश की जा रही है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।